चुनावी खबर अखबार पर नजर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया हमारा खास शो चुनावी खबर अखबार पर नजर, जिसमें हम उन तमाम हेडलाइंस पर, तमाम उन बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं जिन्हें अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कल 5वें चरण का जो चुनाव हुआ है उसको लेकर जो मतदान प्रतिशत आया है। शहरी उदासीनता के कारण मतदान 7.4% तक रहा। द हिंदू ने इस खबर को प्रमुखता दी है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में सोमवार शाम 7:45 तक 57.47% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। रात 11:45 तक कुल 7.4 मतदाताओं का जो आंकड़ा है वो सामने आया। 5वें चरण के मतदान के साथ 25 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश और 428 निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। अब 2 और चरणों के मतदान बाकी हैं, जो कि 25 मई और 1 जून को होने हैं। निर्वाचन आयोग ने बताया कि शाम 6 बजे तक बड़ी तादाद में मतदाता मतदान केंद्रों पर कतारों में मौजूद रहे। 2019 के चुनाव में 5वें चरण में 51% मतदान हुआ था और उस समय 64.16% मतदान दर्ज किया गया था। तो देखिए, कई अखबारों में या फिर यूँ कहे कि सब अखबारों में तरजीह दी गई है इस खबर की, चूंकि कल बड़ा दिन था, कल चुनाव का दिन था। ये देखिए, द हिंदू आपको दिखा रहे हैं और उसके अलावा नीचे हिंदी अखबार अमर उजाला का भी जिक्र है और चारुल के हाथ में दैनिक भास्कर है। तो हर अखबार में इसको जगह दी गई है कि किस तरह से जो मतदान प्रतिशत रहा वो 60% के आसपास रहा, यानी कि कहीं ना कहीं उदासीनता देखने को मिली है। और अगर द हिंदू का एंगल देखें तो उसमें लिखा है कि जो शहरी लोग हैं, शहर के लोग हैं, वो कम निकले हैं घरों से बाहर। उन्होंने कहीं ना कहीं मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया जितनी की उम्मीद जाहिर की जा रही थी। तो जैसे कि हमने देखा भी चारुल, महाराष्ट्र के अगर स्थिति की बात करें तो हर चरण दर चरण में महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग परसेंट रहा है। और देखिए, कल हमने देखा कितने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बाहर निकल कर आए, उन्होंने वोटिंग की और उसके बाद उन्होंने अपील की आम लोगों से कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलें, बिल्कुल, और मतदान करें। लेकिन देखिए, आप समझिए कि महाराष्ट्र ने भले ही निराश किया, लेकिन जम्मू की, क्योंकि बारामूला सीट पर चुनाव था, तो वहां पर जिस तरह से बढ़ चढ़कर मतदान किया गया है। देखिए, 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे थे जम्मू में, और ऐसे में जिस तरह से मतदान हुआ है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। लगातार लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा था। और 2019 के मुकाबले अगर हम देखें 2024 में, तो मतदान प्रतिशत जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया। हालांकि 5वें चरण की अगर हम बात कर लें तो ये जरूर हम कह सकते हैं कि शहरी मतदाताओं में उदासीनता नजर आई। लोग आज भी ये समझते हैं कि मतदान का दिन छुट्टी का दिन होता है और इसीलिए बहुत कम संख्या में मतदाता जो हैं वो पहुंचते हैं। या तो आप देख सकते हैं कि अल सुबह मतदाता जो है वो पहुंच जाते हैं, या फिर देर शाम जब आप देखते हैं कि मतदान खत्म होने वाला होता है, संपन्न होने वाला होता है, पूरा होने वाला होता है, तब मतदाता पहुंचते हैं। दोपहर में गर्मी का रीजन मान लीजिए या फिर कोई और वजह, लेकिन मतदाता मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंचते। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां जो है और चुनाव आयोग जो है वो लोगों को अपने घर से बाहर निकालने में पूरी तरह से यूँ कहे कि सफल नहीं नजर आ रहा है। लगातार राजनीतिक पार्टियां जिस तरह की बयानबाजी करें, जिस तरह से जनता को पोक करने का काम किया जा रहा है चुनावी मन से, वो पूरी तरह से सफल नजर नहीं आ रहा है, चूंकि उस तादाद में जिस तरह से उम्मीद की जा रही है लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। हालांकि कुछ ऐसी जगह है, जैसे कि चारुल ने भी जिक्र किया, जम्मू कश्मीर में वहाँ के लोग इस तरह से अगर बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं तो ये एक अपने आप में पॉजिटिव साइन है। हालांकि दूसरे अगर हम राज्यों की बात करें, स्पेशली महाराष्ट्र का जिक्र करें जो कि एक बड़ा राज्य है, वहाँ पर अगर मतदाता अपने घरों से बाहर नहीं, हालांकि देखिए चारुल उसके पीछे भी कई बड़ी वजह बताई जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में जो पार्टियों में दो फाड़ हुई है, चाहे हम बात एनसीपी की कर ले या हम बात शिवसेना की कर ले, तो कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर एक कन्फ्यूजन है कि आखिर वो किस विचारधारा के साथ जा रहे हैं, कहाँ उन्हें वोट करना है। क्योंकि लगातार जो नेता हैं वो दल बदल रहे हैं, पार्टियां बदल रहे हैं, तो वो जो एक विचारधारा की जो एक जंग पहले कही जाती थी, कहीं ना कहीं उसे लेकर भी कन्फ्यूजन है। और ऐसे में मतदाता भी कन्फ्यूजन स्टेट में नजर आ रहे हैं और शायद इसीलिए वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। देखिए, आप इसमें एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी का देखिए। कांग्रेस के विरुद्ध जो पार्टी बनी थी, भ्रष्टाचार
को लेकर आपको याद होगा कि किस तरह से आंदोलन किया था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वही आम आदमी पार्टी जो है, आंदोलन से जन्मी पार्टी, आज कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा किया था, उनकी बातों पर भरोसा किया था, जो लगातार ये कह रहे थे कि कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है, आज उसी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहां पर जो वोटर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इस पार्टी की विचारधारा असलियत में क्या है और क्या हमने सही पार्टी को चुना है। इस कंफ्यूजन में भी कई बार वोटर्स जो हैं वो घरों से बाहर नहीं निकलते। बिल्कुल, तो यानी कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा कि अगर वो किसी खास विचारधारा की बात करते हैं तो उस विचारधारा पर वो बने रहें, अगर उनका वोट बैंक है तो उस पर वो बने रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं वोटर्स भी ये समझते हैं वो किसकी विचारधारा को वोट दे रहे हैं, वो किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और यही शायद एक बड़ी वजह है कि शायद वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। चूँकि मौसम की अगर बात करें, मौसम जाहिर तौर पर एक बड़ी वजह है, लेकिन शायद उससे भी ज़्यादा बड़ी वजह है ये राजनीतिक पार्टियों का जिस तरह से राजनेताओं का दल बदल कर। अच्छा, इसमें आप पश्चिम बंगाल की कल की तस्वीरें देखिए। पश्चिम बंगाल जहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, सबसे ज्यादा मतदान कहीं हुआ तो पश्चिम बंगाल में हुआ, और वहां पर बारिश हो रही है, जल भराव की स्थिति है, लेकिन लोग उसे कूदकर, उसे पार करके पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। यानी ये समझिए कि जागरूकता कितनी ज्यादा है पश्चिम बंगाल में। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, ललितपुर में कल 3 जगह पर 100% मतदान हुआ है। यानी प्रशासन ने किस तरह से अपनी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के ललितपुर में निभाई थी, वो वाकई कहा जा सकता है कि तारीफ के काबिल है, क्योंकि आप समझिए कि 100% मतदान, यानी मतदाताओं को किस तरह से मोटिवेट किया गया था प्रशासन की ओर से, इलेक्शन कमीशन की ओर से, और उसका असर भी देखने को मिला। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को देंगे आरक्षण। अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है और टीवी स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी झाड़ग्राम और तमलुक में चुनावी रैली को संबोधित करने पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उनका हेलीकॉप्टर तमलुक में नहीं उतर सका और ऐसे में उन्होंने झाड़ग्राम से ही दोनों चुनावी रैलियों को संबोधित किया। यहां पीएम मोदी ने राहुल गांधी के एक पुराने वीडियो का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। ये देखिए, कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को आरक्षण देंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी मंच से कहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे थे। बंगाल में रैली में पीएम मोदी ने कहा कि शहजादे का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो खुलेआम कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को आरक्षण देंगे। तो आरक्षण जो है धर्म के आधार पर, ये भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है इन चुनावों में, जिसे लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आक्रामक नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी पर। और देखिए, ये कहा है कि यही कांग्रेस की सच्चाई है, जिससे वो सबसे पुरानी पार्टी और उसके इकोसिस्टम ने बरसों तक देश को सामने नहीं आने दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के शहजादे का वीडियो देखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को आरक्षण दिया जाएगा। ये वीडियो 11 से 12 साल पुराना है। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जो कह रहे थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक जो है वो मुस्लिम्स का है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि चूंकि वोट बैंक है मुस्लिम्स कांग्रेस पार्टी का, इसलिए वो लगातार मुस्लिम्स को लुभाने की बात कर रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि संविधान में क्या लिखा है। संविधान में ये लिखा है कि धर्म के आधार पर आप आरक्षण नहीं दे सकते, लेकिन चूंकि आपका वोट बैंक है मुस्लिम्स, ऐसे में आप उन्हें लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि बात बहुत गंभीर है, मेरी बात पर गौर कीजिए। मैं मीडिया वालों से खास कहता हूं कि जिन मीडिया वालों ने, जिन इकोसिस्टम ने ये घोर संप्रदायवादी लोगों की चमड़ी बचाने का काम किया, वो भी जरा कान खोलकर सुन लें। ये वीडियो 11 से 12 साल पुराना। अब देखिए, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि मुस्लिम्स को अट्रैक्ट करने के लिए लोक लुभावन वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया है इस चुनाव में, मोनिका। और प्रधानमंत्री का बयान आपको याद होगा कि जब तक मैं जीवित हूं, मैं धर्म के आधार पर ऐसा नहीं करने दूंगा। और वो ये भी कहते हैं कि अगर आप मुसलमानों को आरक्षण देंगे तो क्या आप SC ST के लिए जो आरक्षण दिया गया है उसे कम कर देंगे? आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, पहले आप ये क्लियर करें मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए। और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि NDA वर्सेस विपक्ष जो है पूरे तौर पर ये मुद्दा बन गया है। और मुस्लिम आरक्षण को लेकर जिस तरह से आपको याद होगा कि विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया, हालांकि अब
भी कई ऐसी कहा जा सकता है कि जातियां हैं जो मुस्लिम आरक्षण में आती हैं, यानी प्रधानमंत्री का ये बयान जो है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि नेताओं को अपने बयान जो है वो सोच समझकर देने चाहिए, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई चुनावों में उन बयानों का जिक्र होता है और वो एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरते हैं। बिल्कुल, तो आरक्षण एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा है, जाहिर तौर पर हमेशा से रहा है, लेकिन इन चुनावों में जो है धर्म के आधार पर आरक्षण। और देखिए, ये बात समझनी होगी कि ये जिन आखिर निकला कहाँ से। बात शुरू हुई थी कर्नाटक से, जहां पर पिछड़ा आयोग ने ऐतराज जाहिर किया। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर जिस तरह से मुस्लिम्स को आरक्षण बांटा जा रहा है, कहीं ना कहीं ओबीसी कोटे से निकाला जा रहा है। ऐसे में जो ओबीसी कोटे का आरक्षण है वो आप मुस्लिम्स को दे रहे हैं, क्योंकि आरक्षण आएगा कहाँ से, परसेंटेज तो वही है। ऐसे में कहीं ना कहीं आप ओबीसी समाज के जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, और इसी बात को भुनाया भारतीय जनता पार्टी ने और निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी पर कि आप धर्म के आधार पर तो आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन आप भेदभाव करें ओबीसी कोटे के साथ। अब देखिए, भी समझना होगा, समाजवादी पार्टी भी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, दूसरी पार्टियां भी हैं, तो ये लोग ओबीसी कोटे को भी टारगेट करते हैं। ऐसे में ओबीसी कोटे के साथ क्या भेदभाव करेंगे अगर आप धर्म के आधार पर आरक्षण और देंगे? सपा के लिए तो एमवाई फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, यानी मुस्लिम और यादव वोट बैंक जो है उनका कोर वोट बैंक कहा जाता है। बिल्कुल, तो ऐसे में आप अपनी गठबंधन में दूसरी पार्टी के, मतलब आप बहुत कंफ्यूजन है, आपके वोटर्स कौन है, आपके मैनिफेस्टो में इतना कंफ्यूजन क्यों है, और आप सारे राज्यों में आप गठबंधन में क्यों नहीं, कई तमाम तरह के कंफ्यूजन जो है वो विपक्ष में देखने को मिल रहे हैं। और शायद यही वजह है जिसे एनडीए लगातार भुनाता हुआ नजर आ रहा है हर चुनावी मंच से। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मैनिफेस्टो का मुद्दा हो, ये भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो मैनिफेस्टो किसका लागू होगा। इस पर कांग्रेस के नेताओं का, समाजवादी पार्टी के नेताओं का, विपक्ष के नेताओं का कहना है कि जो जो अच्छी चीजें हैं सभी के मैनिफेस्टो में उन्हें कंपाइल किया जाएगा और उस मैनिफेस्टो को देश भर में लागू किया जाएगा। लेकिन आप कौन से पॉइंट्स को ऐड करेंगे, कौन से पॉइंट्स को डिडक्ट करेंगे, पहले आप ये स्पष्ट कर दें, क्योंकि जनता आपके पूरे मैनिफेस्टो पर भरोसा कर रही है, कुछ एक दो चुनिंदा लाइनों पर भरोसा नहीं कर रही है। और इसीलिए बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार में आ जाता है तो आखिर मैनिफेस्टो किसका लागू होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा। अखिलेश यादव ने एक जगह यह भी कहा कि अगर एक एक साल का फॉर्मूला लगाया जाता है तो आखिर इसमें हर्ज क्या है। तो क्या अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो आप हर 6 महीने में, हर एक साल में प्रधानमंत्री बदलते रहेंगे? ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं, मुद्दों को लेकर भी और इंडिया गठबंधन की स्ट्रैटेजी को लेकर भी। और देखिए, इसे लेकर तंज भी कसा है एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हर महीने प्रधानमंत्री बदलने की बात जो है वो जो है कांग्रेस पार्टी या फिर यूं कहें कि आईएनडीआई गठबंधन कर रहा है। हालांकि आईएनडी गठबंधन है, इस बात को हमने दिग्विजय सिंह का बयान भी सुना, तो उन्होंने कहा कि हर महीने कौन सा प्रधानमंत्री बनता है और इस तरह की बातें जो निराधार हैं। अगर हमारी सरकार बनती है तो मात्र 48 घंटे में हम ये तय कर लेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन अभी ये तय कर पाना मुमकिन नहीं है, चूंकि गठबंधन की सरकार है और ये नहीं पता कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं इन चुनावों में। बिल्कुल, बहरहाल मुस्लिम आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया है और कई सारे मुद्दे देखिए ऐसे रहे हैं जिनकी वजह से ये चुनाव जो है उसमें सरगर्मियां जो हैं, सियासी सरगर्मियां, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जय जय हुई है, जिसका हमने जिक्र भी किया। धारा 370 से कश्मीर को आज़ादी मिलने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं। सोमवार को कश्मीर की बारामूला सीट पर इस पर वोटिंग हुई है। खास बात यह है कि यहाँ के वोटर्स ने दोपहर में ही इस साल 2019 के मतदान के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। तो देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को प्रमुखता दी है, बल्कि कई अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता देते हुए इसे फ्रंट पेज पर छापा है, क्योंकि बारामूला में जिस तरह से कल वोटिंग हुई है, 2019 में ही ये रिकॉर्ड जो है, माफ किया, 2019 का रिकॉर्ड जो है वो दोपहर में ही टूट गया था। ये देखिए, रिकॉर्ड तोड़ बारामूला में 40 साल बाद 50% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो वो विपक्षी पार्टियां जो ये कह रही थी कि धारा 370 को हटाना गलत है, चाहे उमर अब्दुल्ला का बयान देख ले, महबूबा मुफ्ती का बयान देख ले, जो धारा 370 को हटाने का विरोध करते थे, आज वो इन तस्वीरों को देखकर, मतदाताओं की लंबी लंबी कतारों को बारामूला में देखकर ये समझ गए होंगे कि जनता के अंदर उत्साह है। और 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हुआ है यहाँ पर, और उसमें ऐसा मतदान प्रतिशत जो आ रहा है उसने कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियों के कुछ नेता हैं उनके माथे पर बल जरूर ला दिया है। बिल्कुल, दोपहर 1 बजे तक ही बारामूला में ये 34.69% वोटिंग हो चुकी थी, जबकि 2019 में यहाँ पर
34.60% वोटिंग हुई थी। तो जम्मू कश्मीर का शाम को सामने जब टोटल आया है पूरा आंकड़ा वोटिंग टर्नआउट, तो 55% से ज़्यादा दर्ज किया गया है और इस तरह घाटी में 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया। तो ऐसे में ज़ाहिर तौर पर ये कहा ही जाएगा कि जो सरकार की नीतियाँ हैं, जो मोदी सरकार के कार्यकाल में जो नीतियाँ बनाई गई है, धारा 370 को लेकर जो कड़ा फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है, चूँकि वहाँ के लोगों को इसमें विश्वास है और वो इस फैसले की सराहना करते हैं। शायद इसीलिए वो अपने घरों से बाहर निकले हैं और वोट करने के लिए, मतदान करने के लिए उन्होंने अपने घर से बाहर निकलने का मन बनाया है। हालांकि देख ये भी लगातार कहा जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से कि अगर एक बार फिर सत्ता में आते हैं तो और भी इस तरह के फैसले लिए जाएंगे। पीओके को जो है वो भारत के साथ जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अब नारेबाजी होने लगी है। वहाँ की जो जनता है वो निराश नज़र आ रही है, महंगाई को लेकर सड़कों पर है और तमाम तरह की बातें और हो रही हैं। जो है सड़कों पर वो लोग उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि 370 हटाना जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला था जो कि मोदी सरकार के शासनकाल में लिया गया, और अगर दोबारा मौका मिलता है तो पीओके को भी जोड़ लिया जाएगा भारत के साथ। देखिए सभी जानते हैं कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो हर भारतीय से जुड़ा हुआ है और हर भारतीय का खून खौलाने के लिए काफ़ी है। ऐसे में अगर आप जनता को पो करना चाहते हैं, उन्हें ये जताना चाहते हैं कि मोदी सरकार में ही वो कड़े फैसले लिए जा सकते हैं जिनकी शायद आप कल्पना करते हैं, तो आप सही सरकार को चुनें। इसीलिए लगातार ये बातें और भी कही सबसे जा हम रही अगर हम जम्मू की बात कर ही रहे हैं तो सोपोर है, पहलगांव है, जहां पर पत्थरबाजी का गढ़ जिसे माना जाता था, ये वो जगह थी जहां पर सबसे ज्यादा घटनाएं पत्थरबाजी की आती थी। हुर्रियत नेताओं का प्रभाव यहां पर सबसे ज्यादा था और इसीलिए चुनाव बहिष्कार भी यहां पर किया जाता था। लेकिन बारामूला, जिसे कहा जाता है कि एलओसी के करीब है, आतंकियों का गढ़ है, वहां पर जब मतदान हुआ और मतदाता बढ़ चढ़कर निकल रहे थे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये पहली बार है कि जब चुनाव बहिष्कार नहीं किया गया या फिर पत्थरबाजी की घटनाएं जो हैं वो सामने नहीं आई। और इन्हीं तस्वीरों से उत्साहित होकर पीओके में लोग प्रदर्शन करने लगे कि हमें भी भारत में मिलना है। यानी आप समझिए कि भारत में जो कश्मीर है उसका जिस तरह से विकास हुआ है, ऐसा पीओके में क्यों नहीं हुआ। हालांकि देखिए पाकिस्तान की सरकार की ओर से उन्हें कोर्ट दिया गया, अलग से उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद वो स्पेशल स्टेटस जो मिल गया था पीओके को, उसके बावजूद कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस था, अगर कंपेयर करें, जो विकास भारत के कश्मीर में हुआ वो पीओके में नहीं हुआ और इसीलिए वहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए बहरहाल फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपको बतानी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केजरीवाल के बारे में बताते हैं। केजरीवाल जैसा यू टर्न लेने वाला राजनीति में दूसरा कोई नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का, और ये खबर अमर उजाला अखबार में छपी है। दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के संगम विहार में आयोजित चुनावी सभा में अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर तीखे प्रहार किए और उन्हें यू टर्न वाला नेता बताया, साथ ही भ्रष्टाचार करने वाला नेता बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात करने वाले केजरीवाल सत्ता के लिए उसकी गोद में बैठ गए हैं। केजरीवाल जैसा व्यक्ति कभी नहीं देखा। भ्रष्टाचार के कारण लालू, जयललिता और अन्य मंत्री जेल में, सभी ने जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया, परंतु केजरीवाल एकमात्र ऐसे नेता हैं जो जेल जाने पर भी मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ रहे। वो फेविकॉल चिपकाकर कुर्सी पर बैठे हैं। 4 जून दिल्ली की 7 सीटें भाजपा जीतने वाली है और ये फेविकॉल उखड़ जाएगा। तो देखिए केजरीवाल जैसा यू टर्न लेने वाला राजनीति में कोई दूसरा नहीं, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। गृह मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात कहने वाले आज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं। देखिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो हैं वो कल संगम विहार पहुंचे थे दिल्ली के और वहां पर जनसभा की थी और केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए वो सुनाई दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल से बड़ा यू टर्न लेने वाला आज तक नहीं देखा। पहले कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कराने की बात कर सत्ता हासिल करने वाले अरविंद केजरीवाल आज खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। शाह ने कहा कि केजरीवाल शपथ लेकर कहा करते थे कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन देखिए पार्टी बना ली और कांग्रेस के साथ गठबंधन भी कर लिया और देखिए शराब घोटाला मामले में जेल भी चले गए, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को प्रमुखता दी है
और देखिए यहाँ पर आप समझिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा केजरीवाल का 3G। अब वो 3G क्या है उसकी डेफिनेशन समझिए, घोटाला, घूसखोरी और घपलेबाजी, ये गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया है। सबसे अहम चीज है कि देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगातार एनडीए जो है वो प्रहार कर रही है। एनडीए का कहना है कि आपको देखिए झारखंड का मामला आपको याद होगा कि किस तरह से हेमंत सोरेन पहले इस्तीफा देते हैं और उसके बाद वहां पर नई सरकार का गठन भी हो जाता है, मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी तय हो जाता है, फिर वो जेल जाते हैं, यानी ईडी उन्हें अपनी हिरासत में ले लेती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो जिस दौरान आपको याद होगा कि शुरुआत में आंदोलन करते थे तो कहते थे कि किसी नेता पर अगर आरोप लग रहा है और अगर वो किसी बड़े पद पर है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जिस तरह हम जिक्र भी कर रहे थे कि जिस कांग्रेस के विरुद्ध एक साथ आए थे, जिस कांग्रेस के विरुद्ध आंदोलन किया था, आज उसी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जनता के मन में ये चीजें घर कर जाती हैं कि इस पार्टी का मोटिव क्या है, या क्या ये जो पार्टी है वो अपने मोटिव से भटक गई है, चीजें जो हैं अब वो क्लियर नजर नहीं आ रही हैं। बिल्कुल। और देखिए ये भी कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने, सवाल किया है कि 2875 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 78,000 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला, 5,000 करोड़ का क्लासरूम घोटाला, नकली दवाइयों का घोटाला, 2,000 करोड़ का बसों में पैनिक घोटाला, ये सब किसने किया? ये इशारा उन्होंने किया अरविंद केजरीवाल की तरफ। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए लालू यादव हो, जयललिता हो या फिर हेमंत सोरेन हो, कई मुख्यमंत्री जो हैं वो मंत्री जो हैं वो इस्तीफा देकर जेल गए हैं, लेकिन केजरीवाल अकेले शख्स हैं जो जेल तो गए लेकिन मुख्यमंत्री बने रहे, उन्होंने इस्तीफा देना जरूरी नहीं समझा। तो ये भी सवाल उन पर उठाया गया है कि जो पहले कहते थे कि अगर किसी पर जांच चल रही है, अगर कोई आरोपों का सामना कर रहा है कोई भी मंत्री, तो उसे पहले इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से, जांच पूरी होनी देनी चाहिए और उसके बाद अपने पद को दोबारा ग्रहण वो कर सकता है अगर सिचुएशन ऐसी बनती है। लेकिन अपना जब मामला है तो अरविंद केजरीवाल ने अपने पद को कसकर पकड़ लिया और ये जरूरी नहीं समझा कि वो इस्तीफा दे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार सड़कों पर रही और इस्तीफे की मांग अरविंद केजरीवाल से करती रही कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। अदालत में भी ये मामला पहुंचा कि हालांकि अदालत ने कहा कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा उन्हें खुद देना चाहिए, हमारा इसमें हस्तक्षेप ठीक नहीं लगता है। बिल्कुल, अमित शाह ने 3G का जिक्र किया, घोटाला, घपलेबाजी और घूसखोरी, और इसका सीधा ब्लेम जो है वो अरविंद केजरीवाल पर डाला गया। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि देखिए अरविंद केजरीवाल को लेकर जिस तरह से चीजें आती थी कि घोटालों से दूर हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, ये सब कुछ अब नजर क्यों नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर आप समझिए कि एनडीए को मौका किसने दिया है? अरविंद केजरीवाल ने दिया, और इसीलिए एनडीए जो है वो लगातार प्रहार कर रहा है। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जिस स्ट्रैटेजी के साथ चले थे या जिस आइडियोलॉजी के साथ चले थे उस पर ही आगे बढ़ते तो फिर ये कहा जा सकता था कि हाँ ठीक है, ये वो पार्टी है जो आंदोलन से जन्मी है, इसकी आइडियोलॉजी है, इसकी स्ट्रैटेजी है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जो हैं वो भटक गए हैं, ये बीजेपी का कहना है, ये एनडीए का कहना है, क्योंकि हम लगातार ऐसी चीजें जो हैं वो देख भी रहे हैं। और सबसे अहम चीज है कि आप स्वाति मालीवाल के केस में देख लीजिए, विभव कुमार पर आरोप लगता है लेकिन उसके बावजूद विभव कुमार को साथ में लेकर घूमते हैं अरविंद केजरीवाल। चलिए आगे बढ़ते मोनिका जी। दिल्ली में पूर्वांचलियों को साधना आप कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती, दैनिक जागरण में यह खबर छपी है। दिल्ली की राजनीति में पूर्वांचल के लोगों की संख्या बढ़ने के साथ ही इनकी राजनीतिक अहमियत भी बढ़ती नजर आ रही। उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में निर्णायक भूमिका में है। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल इन्हें अपने अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी इन पूर्विया मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने में सफल भी रही थी। तो देखिए पूर्वांचलियों को साधना जो है एक बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी। जाहिर तौर पर अगर हम दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट का भी जिक्र कर लें तो वहां पर भी बड़ी तादाद में जो है पूर्वांचल के लोग बसे हुए हैं और ऐसे में भरसक कोशिश की जा रही है। ये देखिए और बाकायदा अगर हम देखें इस अखबार में, दैनिक जागरण में, तो यहाँ पर परसेंटेज वाइज समझाया हुआ है कि आखिर ये देखिए कितने यहाँ पर पूर्वांचली हैं।
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है गठबंधन में चुनाव लड़ रही है दिल्ली में। और पिछले 2 लोकसभा चुनावों में पूर्वांचल बहुल दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को कहां कितने प्रतिशत प्राप्त हुए ये भी बताया गया है। देखिए, बुराड़ी का जिक्र है, करावल नगर का, सीमापुरी का, दक्षिणी दिल्ली का भी जिक्र किया गया है कि कितने लोगों ने वोट डाला। पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र, पश्चिमी दिल्ली, तो तमाम ये जो है यहाँ पर आंकड़े जो है वो जारी किए गए हैं। और देखिए, अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी दिल्ली, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, यहाँ पर भी 2 पूर्वांचलियों के बीच में जंग है। भाजपा ने तीसरी बार मनोज तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया। हालांकि बाकी जो पुराने एमपीज थे उनका टिकट काट दिया गया है, लेकिन मनोज तिवारी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। और उनका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने किसको टिकट दिया है? कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार कहां से आते हैं? पूर्वांचल से आते हैं, बिहार के रहने वाले हैं। आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने 4 में से 2 सीटों पर पूर्वांचल संबंधित नेताओं को मैदान में उतारा है। पश्चिमी दिल्ली से पूर्व विधायक महाबल मिश्रा और नई दिल्ली से विधायक सोमनाथ भारती चुनावी मैदान में हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज़ है कि आप मनोज तिवारी को एक गायक के तौर पर भी जानते हैं और सांसद भी हैं फिलहाल। उनके द्वारा जो काम किया गया है जनता उससे प्रभावित है और इसीलिए एनडीए इस वक्त, क्योंकि तीसरा टर्म है जो एनडीए रिपीट करना चाहती है और 400 पार का नारा दिया गया है, इसीलिए इस वक्त कोई भी रिस्क लेना ठीक नहीं है। आगे अगर हम बात करें कन्हैया कुमार की, तो वो भी पूर्वांचल से आते हैं और ऐसे में आप समझिए कि इस सीट पर कितनी पशुपेश रही थी, कितनी देर बाद नाम का ऐलान हुआ था और यहाँ पर कन्हैया कुमार का नाम जो है वो सोच समझ कर रखा गया। हालांकि कन्हैया कुमार को अगर आप देखें तो जब वो डोर टू डोर कर रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं तो उतना समर्थन नहीं मिल पा रहा है, कुछ विरोध जरूर देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए, दोनों ही कैंडिडेट्स बाहरी कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, पूर्वांचल के हैं, लेकिन यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मनोज तिवारी खुद को प्रूव कर चुके हैं और इसीलिए जनता उन्हें समर्थन दे चुकी है 2019 में, इसीलिए इस वक्त सांसद भी हैं। ऐसे में कन्हैया कुमार के सामने कई सारी मुश्किलें जो हैं वो जरूर रहने वाली हैं, लेकिन पूर्वांचलियों को कैसे साधेगी आम आदमी पार्टी, कैसे साधेगी कांग्रेस, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए, दोनों इस वक्त गठबंधन में है और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी है, 3 पर कांग्रेस है दिल्ली में, क्योंकि 7 लोकसभा सीटें हैं। तो यहाँ पर कोशिशें तो पूरी की जा रही हैं, दोनों पार्टियां एक दूसरे के लिए प्रचार भी कर रही हैं, लेकिन जनता के मन में किसकी बातें किसके वादे घर कर पाएंगे, ये 4 जून को पता चलेगा। बिल्कुल, देखिए, मनोज तिवारी भरसक कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच ये साबित करने की कि देखिए, मैं इतने लंबे समय से यहाँ पर सांसद रहा हूँ और अगर मुझे ही आप मौका देंगे तो मैं और आपके विकास के लिए काम करूँगा। और इस बीच देखिए, कन्हैया कुमार, कहा जा रहा था कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग उनकी हुई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर दिल्ली में उन्होंने कोई खास काम नहीं किया है, लेकिन अचानक से पार्टी ने उतारा। हालांकि पार्टी की तरफ से कहा गया कि ऐसा नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वो लगातार राहुल गांधी के साथ जुड़े रहे, उन्होंने काम किया है उस वक्त संगठन के लिए और इसीलिए उन्हें ये सीट जो है दी गई है, यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। और बड़ी कोशिश ये भी की जा रही पार्टी की तरफ से कि किसी भी तरह से पूर्वांचलियों का जो वोट है उसे रोकना है, उस वोट को जो है अपने कब्जे में करना। हालांकि देखना होगा कि तो पूर्वांचलियों के 2 चेहरे तो रही हैं, लेकिन अंत में बात वही आती है कि कौन किस पार्टी पर विश्वास करना चाहता है, जनता किसे वोट देना चाहती है, बीजेपी को या फिर कांग्रेस को, कि कहीं मोदी लहर में ऐसा ना हो कि पूर्वांचलियों का ये जो चक्कर है ये भी बह जाए। चारों, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ दिल्ली बल्कि आप पूरे एनसीआर में अगर देखें तो पूर्वांचली जो हैं वो एक गढ़ आप कह सकते हैं, क्योंकि भारी संख्या में बिहार से लोग यहाँ पर आते हैं नौकरी करने के लिए, या फिर इधर से आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से लोग यहाँ पर आते हैं। आप देखिए कि छठ जो कभी सिर्फ बिहार में मनाया जाता था, आज दिल्ली में जगह जगह पर मनाया जाता है। दिल्ली एनसीआर में आप देखिए कि किस तरह से मनाया जाता है, इससे आप ये समझते हैं। और इस पर बड़े आयोजन किए जाते हैं, यमुना की सफाई का मुद्दा आता है, ये तमाम मुद्दे इसलिए हावी हो जाते हैं क्योंकि हर कोई जानता है कि यहाँ पर अब पूर्वांचलियों की संख्या जो है वो बड़ी तादाद में बढ़ चुकी है। और आगे भी हम ऐसे ही खबरें दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आगे खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली का काम रोकने के लिए बीजेपी ने जेल में डाला है, ऐसा कहा गया है अरविंद केजरीवाल की ओर से। अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को पहली बार पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ चुनावी मैदान में उतरे। पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट पर मुख्यमंत्री ने गांधीनगर, शादरा, पटपड़गंज, कोंडली, त्रिलोकपुरी और जंगपुरा में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने लोगों का मुफ्त इलाज और दिल्ली का काम रोकने के लिए उन्हें जेल में डाला है।
तो इस खबर को प्रमुखता दी गई है। देखिए, लगातार अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगाते रहे हैं कि उन्हें जो है भेजा गया है, जानबूझकर उन्हें जेल भेजा गया है और ये कोशिश की गई है कि दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं मिल रही थी वो सुविधाएं ना मिल पाएं। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तो बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ऐसे में सबसे अहम चीज है कि अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली के लिए जो योजनाएं उनके द्वारा चलाई गई हैं उन सबको रोकना चाहती है बीजेपी, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है ताकि जो मुफ्त बस सफर की योजना है या फिर मुफ्त इलाज जो दिल्ली की जनता का किया जा रहा है, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी चाहती है कि रोक दिया जाए और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है। बिल्कुल, देखिए मैं खबर भी दिखा रही हूँ अपने दर्शकों को जिस तरह से छापी गई है। लगातार अरविंद केजरीवाल अलग चुनावी मंचों से इसी बात का जिक्र करते रहे हैं कि देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डालने का मकसद ये है कि दिल्ली की जनता के लिए जो हम कामकाज कर रहे थे कहीं ना कहीं उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया ताकि हम दिल्ली की जनता की सेवा ना कर पाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट आज शाम 5 बजे अपना फैसला सुनाएगा। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत से अर्जियां खारिज होने के बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है। कोर्ट ने तीनों पक्षों को सुनने के बाद 14 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने आम आदमी पार्टी के नेता की याचिका पर 3 मई को पहली बार सुनवाई की और उन्हें बीमार पत्नी से मुलाकात करने के संबंध में निचली अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई थी। सिसोदिया की याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने हाईकोर्ट में खुलासा किया कि अब की बार आम आदमी पार्टी को भी कथित शराब नीति घोटाले में आरोपी बनाया जा रहा है। इससे पहले एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलासा किया था कि वो मामले में राजनीतिक दल को आरोपी बनाने और परोक्ष दायित्व के पहलू की जांच के लिए एमपीएमएलए के सेक्शन 70 को लागू करने पर विचार करे। देखिए, यहाँ पर ये तो कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल को जब जमानत मिली तो उसके बाद आम आदमी पार्टी अब और ज्यादा उत्साहित है। अब मनीष सिसोदिया को क्योंकि निचली अदालतों से राहत नहीं मिली थी, इसलिए आज जो सुनवाई होनी है उस पर उनकी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। हालांकि बीमार पत्नी के लिए उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन आज क्या होगा उनके मामले में? बिल्कुल, और देखिए हेडलाइन भी छपी, हाईकोर्ट में डिसाइड ऑन सिसोदियाज प्लीज टुडे। तो देखिए, लगातार मनीष सिसोदिया जो है वो जमानत याचिका की गुहार लगा रहे। हालांकि राहत उन्हें नहीं मिली थी क्योंकि ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर मनीष सिसोदिया को अगर राहत दी जाती है, अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो चूंकि प्रभावशाली व्यक्ति हैं, ऐसे में गवाहों को प्रभावित करने का काम वो कर सकते हैं और इसीलिए उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन आपको याद होगा, संजय सिंह को जब जमानत मिली थी तो उसके बाद मनीष सिसोदिया ने अपनी विधानसभा के लोगों को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि मैं भी जल्द बाहर आने वाला हूं। यानी कि जहां संजय सिंह को जमानत मिली तो उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई। हालांकि उसके बाद जब उन्होंने जमानत याचिका दायर की तो उन्हें राहत नहीं मिली। अब अरविंद केजरीवाल चूंकि पार्टी के मुखिया है, वो जमानत पर बाहर आ गए हैं, तो एक बार फिर से कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि मनीष सिसोदिया को भी शायद राहत मिल जाए। देखना होगा कि जो उम्मीद की किरण जगी आम आदमी पार्टी के लिए, क्या वो उम्मीद की किरण पूरी हो पाती है, मनीष सिसोदिया को राहत मिल पाती है या फिर नहीं, बेल उन्हें मिलेगी या नहीं, या फिर जेल में ही रहना होगा क्योंकि लगातार वो अपील दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया सोचते होंगे कि संजय सिंह को बेल मिल गई है, अरविंद केजरीवाल को मिल गई है, तो फिर हमसे का भूल भई कि हमें आखिर क्यों बेल नहीं मिल पा रही है। और आज की जो सुनवाई होनी है इस पर उम्मीदें जो हैं वो और ज्यादा टिकी हुई हैं। तो देखिए, दिल्ली में चुनाव भी होना है, ऐसे में जाहिर तौर पर वो भी चाहते होंगे कि वो प्रचार प्रसार के लिए आगे आए और आम आदमी पार्टी के पक्ष में प्रचार करें और ये भी बताएं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें साजिशन जेल भेजा है। हमें लगता है हमें भी खबरों में आगे बढ़ना चाहिए। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो माफ होंगे किसानों के कर्ज, अखिलेश यादव की ओर से कहा गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मंगलवार को इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा कि ये सरकार न केवल किसानों का पूरा कर्ज माफ करेगी बल्कि उन्हें अपनी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी भी दिलवाने का काम करेगी।
बिल्कुल, देखिए बहुत ज़रूरी है ये बयान, और खासकर उत्तर प्रदेश में, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो किसानों का गढ़, किसान बेल्ट आप कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ऐसे में किसानों ने आंदोलन भी किया था एमएसपी पर कानून बनाने के लिए, लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार इस बात का दावा कर रही हैं कि अगर उनके गठबंधन की सरकार बनती है तो एमएसपी पर कानून बनाया जाएगा, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। और हाल फिलहाल में ये दावा एक बार फिर से दोहराया गया है सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से। देखिए, किसानों की तो बात की है, साथ ही और भी बहुत कुछ कहा है अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा है कि अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। तो ये तमाम बातें अपनी मैनिफेस्टो में इनका जिक्र किया ही देखिए, अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ ये खबर जो है वो छापी गई है और जिक्र किया गया कि अखिलेश यादव ने कहा है कि 30 लाख तो नौकरियां देंगे अगर सत्ता में आते हैं और अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा। तो भाजपा पर निशाना साध रहे थे और वादों की झड़ी भी इस दौरान लगा दी। जगह थी सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और बस्ती में आईएनडीआईए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि केंद्र में गठबंधन की सरकार बनते ही किसानों के कर्ज हम माफ कर देंगे और 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और मनरेगा में जो मजदूरी है वो मिनिमम 400 रुपए हो जाएगी। तो ये तमाम बातें, चूंकि चुनावी माहौल है, ऐसे में वादे और दावे तो होंगे ही, और उसी कड़ी में अखिलेश यादव का भी ये वादा। बिल्कुल, लेकिन ये भी कहा जाता है कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं, बातों का क्या। ये वादे कितने पूरे होते हैं ये तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि दावे तो बहुत सारे किए गए हैं, लेकिन जनता किसके दावों और पर एक गुंजाइश भी छोड़ दी गई है कि देखिए बहुत सारी मैनिफेस्टो हैं और बाद में डिसाइड होगा कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें पूरी होगी। चूंकि गठबंधन है पार्टियों का, देखना होगा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम इनमें से क्या क्या चुनेंगे। कुछ मिनिमम प्रोग्राम की अभी तो कोई बात की नहीं गई है, कहा गया है कि वक्त आने पर ये भी हो जाएगा। बहरहाल आगे थाली है जिसमें बहुत सारी डिश हैं, आप कौन कौन सा सेलेक्ट करके खाना चाहेंगे? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। ये नया भारत है, छेड़ने पर छोड़ेगा नहीं, ये कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं। तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पीएम मोदी से लेकर तमाम दिग्गज नेता देश भर में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को राजधानी दिल्ली पहुंचे, जहां पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए सीएम ने कहा कि सूबे की आम आदमी पार्टी ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी है। उन्होंने कहा कि आप पहली पार्टी है जिसका नाम भ्रष्टाचार के आरोप पत्र में आरोपी के रूप में दर्ज किया गया है। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को नरक बनाने का आरोप भी आम आदमी पार्टी पर लगाया। योगी ने कहा कि जिस कांग्रेस का आम आदमी पार्टी विरोध करती थी उससे गठबंधन कर लिया है। ये देखिए, दैनिक जागरण में खबर को तरजीह दी गई है। ये नया भारत है, छेड़ने पर छोड़ेगा नहीं, योगी आदित्यनाथ ने कहा। देखिए, योगी आदित्यनाथ के अपने ही लहजे हैं, उनका अपना ही तल्ख अंदाज है। चूंकि फाइब्रेंट नेता है भारतीय जनता पार्टी के और अक्सर अपने बयानों को लेकर, अपने तल्ख बयानों को लेकर वो चर्चा में रहते हैं। और चूंकि चरण दर चरण ये चुनाव आगे बढ़ रहा है, 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, महज 3 चरण बाकी है। ऐसे में उम्मीद है कि बयानबाजी और भी ज्यादा तल्ख हो जाए। इसी कड़ी में देखिए, चंडीगढ़ पहली बार पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कहा कि कांग्रेस को वोट देकर पाप का भागीदार नहीं बनना है, ये कह दिया है उन्होंने। और कहा कि आज दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है, आतंकवाद, नक्सलवाद, अराजकता का समाधान हुआ है। पहले आतंकी विस्फोट होते थे और निर्दोष भारतीय मारे जाते थे। संसद में जब मुद्दे को उठाते थे तो कांग्रेस कहती थी कि आतंकवाद सीमा पार से है। अब जोर से पटाखा फूट जाए तो पाकिस्तान सफाई देने लगता है। ये नया भारत है जो कि छेड़ने पर छोड़ेगा नहीं, ये कहते नजर आए हैं योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, देखिए इसी के साथ साथ दिल्ली की मौजूदा सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि दिल्ली को नरक बनाने का काम अगर किसी की ओर से किया गया है तो वो आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया है। और ये पहली बार हो रहा है जब किसी पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी का नाम भ्रष्टाचार से जुड़े किसी मामले में दर्ज किया गया है। ये दिल्ली शराब घोटाला जिसमें आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है, इस पर तंज कसा है, इस पर प्रहार किया है योगी आदित्यनाथ ने। और इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। नमस्कार।